अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, सबसे पहले गज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर एक नज़र करेंगे। जनूबी गज़ा के शहर रफ़ा में इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन रुकवाने के लिए जनूबी अफ़्रीका एक बार फिर आलमी अदालत इंसाफ़ पहुँच चुका है, जिसमें जनूबी अफ़्रीका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आलमी अदालत इंसाफ़ रफ़ा में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन का जायज़ा ले। यह हंगामी दरख्वास्त जनूबी अफ्रीका ने मंगल के रोज़ यानी कि कल दायर की है। जनूबी अफ्रीका का कहना था कि रफ़ा में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन के नतीजे में मज़ीद हलाकतें, मज़ीद नुकसान और तबाही होगी, और ये ऑपरेशन आलमी अदालत के 26 जनवरी के दिए जाने वाले फ़ैसले की भी खिलाफ वर्जी होगी। जैसे आप सबको मालूम है कि फ़लस्तीनियों के आखिरी पनाहगाह रफ़ा हालिया दिनों में इसराइली फ़ज़ाई हमलों की ज़द में है, जहाँ रोज़ाना के हिसाब से 100 फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं। 24 घंटों के दौरान इन हमलों में 137 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं गज़ा में सहाफ़ियों पर ड्रोन हमला कर दिया गया है, जिससे 2 सहाफ़ी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने सहाफ़ियों पर किए जा रहे इस तरह के हमलों की शदीद मज़म्मत भी की है। सहाफ़ियों पर हुए ड्रोन हमले में अल जज़ीरा के 2 सहाफ़ी शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। एक की टांग काट दी गई है, जबकि एक और शदीद तौर पर ज़ख्मी है। वहीं गज़ा के मीडिया ऑफिस का कहना था कि ये 5वां मौका है जब अल जज़ीरा के सहाफ़ियों को जानबूझकर हमले में निशाना बनाया गया है। वह अक्टूबर में गज़ा पर इसराइल की जंग शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 126 मीडिया वर्कर्स जो है वो हलाक हो चुके हैं। एक तरफ यहाँ गज़ा में हमास के नाम पर बमबारी और तबाही का सिलसिला इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी है, तो दूसरी जानिब वेस्ट बैंक, जहाँ कोई हमास मौजूद नहीं है, वहाँ छापे के नाम पर रोज़ाना गिरफ्तारियों और कत्ल का सिलसिला नहीं रुक रहा। बच्चों को तक गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। गुज़िश्ता रात 13 साल के लड़के समेत कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 अक्टूबर के बाद से अगर बात की जाए तो गिरफ्तार फ़लस्तीनियों की तादाद 7000 से तजावुज़ कर गई है। वहीं रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई के मंसूबे के बीच खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि इसराइल और हमास एक और जंगबंदी और यरग़मालियों की रिहाई के मुआहदे की तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं। रफ़ा में 2 असीरों को बाज़ियाफ़्त कराने के लिए इसराइल की फ़ज़ाई कार्रवाई के एक दिन बाद मिस्र में ये बातचीत जारी है। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि हमास गज़ा में अपने ज़ेर हिरासत कैदियों के बदले जिन फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना चाहती है, वो जारी मुज़ाकरात में बुनियादी खला है, और अब कतर और मिस्र इस खला को दूर करने पर काम कर रहे हैं। मिस्र में जंगबंदी के लिए जारी बातचीत कल बेनतीजा ख़त्म हो गई थी, और अब जो है बातचीत के लिए मज़ीद 3 दिन जो है उसके लिए रखे गए, मुख्तस किए गए हैं। मज़ीद 3 दिनों का वक्त जो है वो बढ़ा दिया गया है। इस वक्त मिस्र में कतरी वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे हुए हैं, CIA के डायरेक्टर वहाँ पर मौजूद हैं, और वो जो है जंगबंदी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान इसराइली अफ़वाज ने एक वीडियो जारी की है, जिसमें एक सुरंग दिखाई जा रही है और दावा किया जा रहा है कि ये हमास के लीडर याह्या सिनवार की ज़ेर ज़मीन रिहाइश का है। वीडियो में दिखाया गया है कि वहाँ लाखों की नकदी मौजूद है, हथियार वगैरह मौजूद हैं, खाने पीने का सामान है, और इस तरह की बहुत सारी आसाइश और आराम का वहाँ सामान रखा हुआ है। इसराइल ने वीडियो जारी कर ये कहा है कि देखो कि याह्या सिनवार आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है, और उसे इसकी परवाह नहीं है कि ऊपर गज़ा के लोगों पर क्या गुजर रही है। जो कुछ फ़लस्तीनियों पर गुजर रहा है उसकी ज़िम्मेदार याह्या सिनवार नहीं बल्कि ख़ुद इसराइली फ़ौजी हैं। लेकिन फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के दरमियान उनका प्रोपेगेंडा भी जो है वो लगातार जारी है, और इस तरह के दावे लगातार उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। वहीं रफ़ा में हमलों को लेकर चिली में ज़बरदस्त मुज़ाहरा हुआ है। आवाम ने सड़कों पर उतर कर इसराइल से ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मुनक़ते करते हुए इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुलाने की हुकूमत से मांग की, जबकि कई दूसरे मालिक में भी इसी तरह के मुज़ाहरे जारी हैं। न्यूयॉर्क में भी गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाहरा किया गया, लेकिन कनाडा में गुज़िश्ता कल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ टोरंटो में यहूदियों के बनाए गए अस्पताल के बाहर फ़लस्तीनी हामियों के मुज़ाहरों की कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मज़म्मत की है, और कहा कि अस्पताल इलाज और देखभाल की जगह है, धमकी और एहतिजाज करने की जगह नहीं। यानी कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी जो है अब जुर्म करार दिया जा रहा है। कुछ इस तरह का हाल जर्मनी का है, और अमेरिका के कई शहरों का भी यही हाल है। यूरोप के कई शहरों का भी यही हाल है कि यहाँ फ़लस्तीनी हामियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, वहाँ उन्हें जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके एहतिजाज पर पाबंदी आयद की जा रही है।
اور اسی کے بعد اب اقوام متحدہ نے حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پرامن احتجاج کے حق کا تحفظ کریں، یعنی کہ ان کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں انہیں اس طرح کی کارروائیوں سے باز رہنا چاہیے اور انہیں اپنی آواز بلند کرنے دینی چاہیے۔ وہ ایک طرف امریکہ رفح پر حملوں کے تعلق سے اسرائیل کو خبردار کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن امریکی سینٹ نے یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے 95 ارب ڈالر امدادی پیکج کی منظوری دی ہے۔ اس پیکج کے تحت فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے، ان کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کو 14 ارب ڈالر منظور کیے گئے اور غزہ میں انسانی امداد کے لیے 10 ارب ڈالر رکھے گئے، یعنی کہ ایک طریقے سے تباہی بھی خود مچائیں گے اور زخموں پر مرہم بھی جو ہے وہ خود ہی لگائیں گے۔ ہندوستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے کاروان میگزین کو ہدایت دی ہے کہ وہ جموں میں شہریوں پر مبینہ تشدد اور قتل سے متعلق اپنا مضمون ہٹا دے۔ پبلیکیشن کا کہنا ہے کہ اسے 13 فروری کو مرکزی حکومت کی جانب سے سخت ہدایت ملی ہے کہ وہ اس کہانی کو 24 گھنٹے کے اندر ہٹا لے۔ ایک مضمون جس کا عنوان آرمی پوسٹ سے چیخیں، شورش زدہ جموں میں ہندوستانی فوج کی جانب سے شہریوں پر تشدد اور قتل، اس طرح کا عنوان ان کے مضمون کا تھا۔ اس میں واقعات کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے، جو حفاظتی دستے اور جموں کشمیر پولیس کے حالیہ بیانات کے برعکس ثبوت پیش کرتا ہے۔ دی کاروان کے بیانیہ کے مطابق ہندوستانی فوج شورش زدہ علاقے پونچھ میں مقامی افراد پر تشدد اور قتل میں مبینہ طور پر ملوث ہے۔ یہ واقعہ دراصل 21 دسمبر کو آرمی پر ہوئے حملے کے بعد ہے، جس کے بعد پولیس نے گاؤں سے کئی لوگوں کو اٹھا کر وہ لے گئی تھی، ان پر تشدد کرنے کی باتیں سامنے آئی تھی، جس کے بعد 4 نوجوانوں کی جو ہے وہ اس میں موت واقع ہوگی، 4 سویلین کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی تھی۔ واقعات کی مختلف خبروں کے دوران ایک خبر کے مطابق ایک خاندان کو آرمی کی جانب سے مبینہ ہلاکتوں کے بعد بغیر کسی وضاحت کے 10 لاکھ روپے دیے گئے تھے۔ اس مضمون میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ 25 افراد کو حراست میں لے کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ مزید برآں مضمون میں فراہم کردہ معلومات کے مطابق خطے میں آرمی کو اجتماعی سزا کی پالیسی پر عمل کرنے کو کہا گیا ہے، جس میں فوج کے ذریعے عوام اور آبادی کو سیاہ، سرمئی اور سفید زمرے میں تقسیم کر کے اس کے حساب سے ان سے سلوک کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حکومت کے حکم نامے کا جواب دیتے ہوئے کاروان میگزین نے اس حکم کو عدالت میں چیلنج کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ایکس پر ایک بیان میں انہوں نے اعلان کیا کہ اس حکم نامے کا متن خفیہ ہے، لہذا ہم اس حکم کو چیلنج کریں گے۔ بلقیس بانو کے مجرموں کو دوبارہ جیل بھیجنے کے معاملے پر گجرات حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست جمع کروائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گجرات حکومت نے فیصلے میں اس کے خلاف کی گئی سخت تنقید کو ہٹانے کی درخواست کی ہے۔ خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے 8 جنوری کو بلقیس بانو معاملے کے 11 مجرموں کو واپس جیل بھیج دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے گجرات حکومت کے جلدی رہائی کے حکم کو منسوخ کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی حکم میں گجرات حکومت کے خلاف سخت تبصرے بھی کیے تھے۔ گجرات حکومت نے عرضی میں کہا ہے کہ گجرات ریاست نے مدعا علیہ نمبر 3 ملزم کے ساتھ مل کر کام کیا اور ساز باز کی، نہ صرف بے حد نامناسب ہے اور معاملے کے حقائق کے خلاف ہے، بلکہ گجرات ریاست کے بارے میں تعصب کی سنگین وجہ بن چکا ہے۔ ایسا آپ کو یاد ہوگا کہ گجرات حکومت نے سنگین جرائم کے قصورواروں کو ان کے حسن سلوک کا حوالہ دیتے ہوئے رہا کر دیا تھا، جس نے ملک کے ہر انصاف پسند شہری کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، جس کے بعد کافی آوازیں اٹھی تھی، جس کے بعد یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ پہنچا، جہاں سے حکومت کو سخت پھٹکار لگی اور عدالت نے سبھی قصورواروں کو واپس جیل بھیج دیا تھا۔ اور اب گجرات حکومت کا کہنا ہے کہ جو تبصرہ آج سپریم کورٹ نے کیا وہ نامناسب ہے۔ کم از کم امدادی قیمت اور سوامیناتھن کمیشن کی سفارشات کے نفاذ کے ساتھ دیگر مطالبات پر پیچھے نہ ہٹتے ہوئے کسانوں کے دہلی چلو مارچ کا آج دوسرا دن ہے۔ پنجاب ہریانہ کے شمبھو بارڈر سے پھر ہنگامہ آرائی کی اطلاعات موصول ہوئے ہیں۔ NI کے مطابق پولیس نے کسانوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے بھی داغے ہیں، جو کہ وہاں پر کھڑی کی گئی رکاوٹوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سنگھو بارڈر پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کسان ہریانہ کے راستے دہلی میں داخل نہ ہوں۔ یہاں کئی تہوں میں بیریکیڈنگ کی گئی ہے، جہاں جگہ جگہ سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ حکومت کی تمام تر تیاریوں کے باوجود کسانوں نے دہلی کی سرحدوں پر مورچہ سنبھال لیا ہے۔
किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर बिछाई गई कीलें और खड़ी की गई रुकावटें भी काम नहीं आई। वहीं पुलिस की भारी नफरी से भी दो हाथ करते हुए किसानों ने मंगल को अपनी पेशरफ्त जारी रखी थी और हुकूमत को ये पैगाम दे दिया है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं शंभू बॉर्डर पर लाठीचार्ज के दौरान जख्मी होने वाले किसानों से राहुल गांधी ने बातचीत की है। एक तरफ तो किसान अपना एहतजाज कर रहे हैं तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर किसानों की इस तहरीक को दाएं बाजू की तरफ से खालिस्तानी बताने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। एक तरफ हुकूमत उन किसानों से बातचीत भी कर रही है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनको खालिस्तान हामी बताकर बदनाम करने की कोशिशें भी जो है वो लगातार जारी है। तो नाज़रीन, इतनी खबरें, मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।